हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। ये फिर से सीटेट का जो पेडागोजी टॉपिक है उसमें से कुछ चीज़ें हैं। यहाँ से प्रश्न आपके 100% बनेंगे। इस वीडियो को देख लीजिएगा। अधिगम से प्रश्न हर साल आए हैं और इस साल भी आने की पूर्ण संभावना है। 1 नंबर आपका यहाँ से 100% रहेगा और बाद बाकी जो भी है अधिगम से रिलेटेड वहाँ से रहता ही रहता है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, अधिगम के बिना आपका सीटेट बेकार है, यानी कि अब आप अगर सीटेट देने जा रहे हैं तो अधिगम टॉपिक ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। तो अधिगम जिसको लर्निंग कहते हैं वो क्या है। अधिगम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन अधिगम होता क्या है। तो जब आप सीटेट की तैयारी करना शुरू करते हैं तभी आपको अधिगम सुनाई देने लगता है। और हाँ, सीटेट के पहले से भी आप जब बीएड कर रहे होंगे या डीएलएड कर रहे होंगे या बीटीसी कर रहे होंगे तब आपको अधिगम का टॉपिक ज़रूर मिला होगा, है ना। वाकिफ़ होंगे इससे आप। अधिगम जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्निंग। तो ये होता क्या है। देखिए, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम का अर्थ दोस्तों सीखना होता है। क्या होता है, सीखना होता है। इसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। इसका मतलब होता है सीखना। तो अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, उसको ही अधिगम कहते हैं। और अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना और इसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। देखिए, व्यक्ति प्रत्येक स्थिति परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीखता है और व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही अधिगम है। यानी कि हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं अपने लाइफ में, अनुभव करते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं और अनुभव करते हैं तो उस सीख से अगर हमारे व्यवहार में अगर परिवर्तन आ जाता है तो वो परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। यानी कि अगर लर्निंग से अगर आपने मान लीजिए कुछ भी सीखा है और उससे अगर आपका लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ से हर साल प्रश्न आया है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये 4 जो परिभाषाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप प्रीवियस ईयर का अगर सेट लगा रहे होंगे तो आपने देखा ही होगा। देखिए, आपको यहाँ से जो प्रश्न पूछता है आपसे तो कैसे पूछेगा, ये इतना कथन आपको दे देगा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कथन किनका है ना। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये कथन किनका है। तो ये स्किनर महोदय का कथन है। किनका है, स्किनर का कथन है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसको देखिए, 4 ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आप याद कर लीजिएगा या आप क्या कीजिएगा, कहीं दीवार पे चिपका दीजिए या कहीं भी, लेकिन ये यहाँ से 1 नंबर का ये आएगा ही आएगा। आपका अधिगम परिभाषा, ये अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है उससे तो पूछेगा, लेकिन आपका परिभाषा से हर साल एक नंबर आता है, 1 नंबर पूछता ही है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा कि स्किनर ने क्या कहा है अधिगम के संबंध में। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किनका कथन है, स्किनर का है। तो क्रो और क्रो ने क्या कहा है कि देखिए, सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये कथन किनका है, तो ये कथन है क्रो महोदय का है। फिर जेपी गिलफोर्ड, देखिए जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कथन किनका है, जेपी गिलफोर्ड का है। ठीक है, फिर वुडवर्थ साहब का है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने वाली प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यानी कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो सीखना है। ये सभी अधिगम के महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब अधिगम की विशेषता क्या है। अधिगम की विशेषता जो होती है, यानी कि जो भी हम कुछ सीखते हैं तो उसकी विशेषता क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। फिर यह अनुकूलन होता है, यानी कि एडजस्टमेंट में काम करता है। फिर यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि ये हम कभी भी किसी समय सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी कि जो भी हम सीखते हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए। फिर यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यानी कि जो कुछ सीखते हैं उसका हमारे व्यवहार में परिवर्तन
आना ही चाहिए, तभी तो वो सीखना होगा। फिर यह मानसिक प्रक्रिया होती है, कुछ भी हम सीखते हैं तो अपने मानसिक प्रक्रिया के अनुसार ही सीखते हैं। फिर यह सक्रियता की प्रक्रिया, यानी कि अगर हमें कुछ सीखना है तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय रूप से अगर हम वह काम करेंगे तभी तो वो काम सफल होगा। तो वही अधिगम की ये विशेषताएं हैं। आई होप आप लोगों ने समझ गया हो, आप लोग समझ गए होंगे। सॉरी। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, अब अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, सबसे पहले तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो गए, यानी कि अधिगम अगर आप चाहते हैं कि वो प्रभावित हो तो सबसे ज़रूरी क्या है, कि सबसे पहला ज़रूरी है कि अधिगम अगर सही से चले तो सबसे पहला है सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मान लीजिए आप सीटेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, लेकिन आप में सीटेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं इसकी चाहत ही नहीं है आपको, तो आप नहीं सीख सकते ना। तो सीखने की इच्छा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वह प्रबल हो। यानी मान लीजिए कोई आदमी किसी चीज़ की विश ही करता है, तो विश करता है लेकिन वो क्या करता है, वो विश को क्या करता है, प्रबल नहीं करता है ना। तो उसको जब तक इच्छा आप अपनी प्रबल नहीं कीजिएगा, कहते हैं जहाँ पे चाह होती है वहीं पे राह मिलती है। तो आप चाह रखिए, फिर राह अपने आप बन ही जाएगी। तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। और फिर है निश्चित उद्देश्य, यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सीटेट क्वालिफाइड ही करना चाहते हैं, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य है कि आपको जॉब लेनी है ना, जॉब लेनी है, तभी वही ना निश्चित उद्देश्य है। यानी कि कोई भी अगर आपकी चाहत है तो उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, तभी वो सही रूप से प्रभावित होगा। फिर है परिपक्वता। फिर क्या है, परिपक्वता। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। अगर मान लीजिए अधिगम मान लीजिए प्रभावित हो तो उसके लिए ज़रूरी है उसमें परिपक्वता होनी चाहिए, यानी कि मैच्योरिटी होनी चाहिए। यानी कि किसी भी अगर मान लीजिए 10 साल का बच्चा और 18 साल के बच्चे में वो सीखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। 10 साल के बच्चे की समझ में और जो 18 साल का बच्चा होता है उसकी समझ में क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। तो परिपक्वता कहीं ना कहीं यह हमारी आयु सीमा पर भी निर्धारित होती है, और जैसे जैसे परिपक्वता आने लगती है वैसे वैसे व्यक्ति अच्छे ढंग से वो सीखने लगता है। फिर है योग्यता। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में योग्यता भी महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि मान लीजिए जैसे आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं लेकिन आप वो उस योग्य है ही नहीं, तो वो इच्छा करना बेकार है ना। जैसे मान लीजिए आप सीटेट की योग्यता चाहते हैं, सीटेट क्वालिफाइड हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बीटीसी या बीएड करना पड़ेगा या डीएलएड करना पड़ेगा, तभी तो आप सीटेट एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो वही है, योग्यता भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है। फिर है परिवार। फिर है परिवार। परिवार क्या होता है, देखिए जैसे सीखना परिवार पे भी निर्भर करता है। मान लीजिए परिवार है, उसका परिवार खराब, जैसे मान लीजिए खराब परिवार है, यानी कि उसमें अगर बच्चे में अच्छे संस्कार नहीं आएंगे तो वो उसका अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। यानी कि वो नकारात्मक दृष्टि से भी हो जाएगा और सकारात्मक दृष्टि से इसलिए हो जाएगा क्योंकि मान लीजिए अच्छे परवरिश है, अच्छा परिवार है, तो वो क्या करेगा, सीखने में मदद करेगा और उसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो इसलिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में परिवार भी कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व होता है। फिर है समाज। समाज भी, यानी कि समाज भी जैसा रहेगा उसी हिसाब से वो उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। यानी मान लीजिए अच्छे समाज में रहेंगे, अच्छे संस्कार, अगर अच्छे समाज में रहते हैं तो अच्छा संस्कार हमें मिलेगा, तो उसी हिसाब से समाज भी क्या करेगा। जैसे मान लीजिए एक होता है ना, जैसे मान लीजिए अगल बगल में आपके अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उसी का क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाता है कि हाँ इस भैया ने ये किया है, हमारे परिवार में नहीं सॉरी बगल वाले भैया ने या बगल वाली दीदी ने ऐसे ये किया है, पढ़ लिख के बड़ा नाम रोशन किया है। तो वो भी कहीं ना कहीं हम पे क्या होता है, समाज का इफेक्ट पड़ता है कि हमको भी समाज के लिए अच्छा काम करना है, अच्छा नाम कमाना है। तो और फिर है वातावरण, यानी कि वातावरण भी दायित्व करता है अधिगम को प्रभावित, यानी कि कुछ भी हम सीखते हैं तो वातावरण कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए क्लास ही चल रही है या कोई आप गिटार क्लास ही ले रहे हैं, मान लीजिए
मान लीजिए ये क्या हम बता रहे थे अभी, वातावरण बता रहे थे, यानी कि आपके अगल बगल का वातावरण अगर सही है तो क्या होगा, आपका अधिगम यानी कि जो सीखना है उस पे प्रभावित वो सकारात्मक दृष्टि से होगा। नकारात्मक दृष्टि भी हालांकि असर पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए आप गिटार क्लास ले रहे हैं ना, और अगल बगल में नॉइज हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उस पे सही से फोकस नहीं कर पाइएगा। और मान लीजिए या आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और अगल बगल में बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत हो रही है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका अधिगम प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर शांत वातावरण मिलता है तो वो सकारात्मक प्रभाव करेगा, यानी कि आप अच्छे से वहाँ पे जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर खराब क्या कहते हैं, हल्ला गुल्ला शोर शराबा वाला जगह है, तो वहाँ पे क्या करिएगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा और ना ही कुछ सीख पाइएगा। तो अधिगम मतलब होता ही है सीखना। क्या होता है अधिगम मतलब सीखना, तो वो भी कहीं ना कहीं वातावरण भी इसके लिए उत्तरदायित्व है, यानी कि वातावरण भी सही होना चाहिए। फिर लास्ट में है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब वही हम बताए थे कि अभिप्रेरणा मतलब किसी से मोटिवेट होना। जैसे आप अगर अच्छे समाज में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके बगल वाले जो पड़ोस हैं, पड़ोस में एक दीदी रहती है और वो आईएएस की तैयारी करना चाहती हैं या तैयारी कर चुके हैं या उनका निकल गया है, यानी कि वो आईएएस ऑफिसर बन चुकी हैं। तो आपके मन में भी होगा कि हम भी आईएएस की तैयारी करते हैं। तो वही है, कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आईएएस की ही प्रेरणा मिले। आप किसी भी, अगर मान लीजिए कोई भी अगल बगल में अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उससे आप प्रेरित होकर क्या करिएगा कि हाँ हमें भी वो चीज़ करनी है। तो अधिगम के लिए अब क्या, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। ये चीज़ें हमें क्या करती है, अधिगम यानी कि सीखने में हम लोगों को प्रभावित करती है ये सब चीज़ें। चलिए, अधिगम से रिलेटेड यही चीज़ें थी। और अधिगम से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है, अधिगम वक्र है। कर्व्स, जिसको कर्व्स कहा जाता है, अधिगम वक्र को क्या कहते हैं, कर्व्स कहते हैं। कर्व्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम वक्र। अब ये क्या होता है, तो अधिगम की उन्नति यानी कि हम कुछ भी सीखते हैं और नहीं सीखते हैं, उसका अगर हम क्या करते हैं, ग्राफ में उसको हम उतारते हैं, यानी कि हमारी उन्नति और अवनति, यानी कि जो कुछ हम नहीं सीखते हैं और जो कुछ सीखते हैं उसको अगर हम ग्राफ में उतारते हैं तो वही हमारा अधिगम वक्र हो जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। अधिगम की उन्नति या अवनति अर्थात मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी ग्राफ के द्वारा मापा जाता है, वही अधिगम वक्र होता है। ठीक है, यही यानी कि साधारण शब्दों में कहें तो, साधारण शब्दों में अगर हम किसी चीज़ को सीखते हैं और वो सीखते सीखते कभी हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, यानी कि प्रोग्रेस हमारा वहाँ पे नहीं हो पाता है, तो उसको अगर हम ग्राफ में मापते हैं, यानी कि कब हमने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है, अगर उसको हम ग्राफ में मापते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। देखिए इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता, साथ ही शून्य की स्थिति भी व्यक्त की जाती है, यानी कि कब हमने क्या गेन किया है, कब हमने लॉस किया है, या कब हमने कुछ नहीं किया, तो उसको भी मापा जाता है ग्राफ की मदद से। ठंडी ज़्यादा है इसी वजह से थोड़ी सी कपकपाहट हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अधिगम वक्र, ये आपने समझ लिया, अधिगम वक्र समझ गए। ये देखिए अब अधिगम वक्र क्या होता है, अधिगम वक्र तो बता ही दिए कि उन्नति या अवनति जो होती है वो होता है। अब देखिए ये जो अधिगम वक्र होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सरल रेखीय वक्र। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में, अधिगम से आपका क्वेश्चन रहेगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जाते हैं। और यहाँ तक कि अधिगम से जो क्वेश्चन क्या कहते हैं, कथन जो रहता है, यानी कि कौन सा, किन्होंने कथन दिया है, परिभाषा दिया है अधिगम का, उस वहाँ से प्रश्न बनते हैं। 100% आप सिक्योर हो जाए उसको। अगर आप लेना चाहते हैं 4 से 5 मार्क्स, तो अधिगम का पूरा चैप्टर कवर कर लें, क्योंकि अधिगम नहीं पढ़े तो सीटेट में कुछ भी नहीं पढ़े। ठीक है, और ये अधिगम सीटेट में ही नहीं बल्कि केवीएस, पीआरटी में और टीजीटी जो भी है उसमें भी कहीं ना कहीं ये आते रहता है, तो इसको ज़रूर देख के जाएं। सरल रेखीय वक्र ये क्या होता है, देखिए इस वक्र में अधिगम की गति क्या होती है, एक समान होती है, चलते रहते हैं, यानी कि
ये जो होती है ना सरल रेखीय वक्र, क्या होता है इसमें जो भी सीखना होता है वो एक समान सीखना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई क्लास ले रहे हैं और वहाँ से आपने स्टार्टिंग किया और आपका जो भी पॉइंट है यानी कि सीखने का, वो शुरू से लेके अंत तक अगर आप उसी हिसाब से सीख रहे हैं तो वो सरल रेखीय वक्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अब है उनतोदर वक्र। क्या है? उनतोदर वक्र, जिसको कन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। इस वक्र में क्या होता है, सीखने की जो गति होती है शुरुआत में तीव्र होती है और उच्चतम बिंदु पर जाकर सीखने की गति मंद पड़ जाती है। यानी कि ये इस वक्र को घटनशील वक्र भी कहते हैं, नकारात्मक वक्र भी कहते हैं, उत्तल वक्र भी कहते हैं। इसके देखिए 3 नाम हो गए। एक तो सबसे पहला उन्नोत्तर, कैसे कैसे नाम आ जाते हैं। उनतोदर है, सॉरी, उनतोदर वक्र, इसको घटनशील वक्र भी कहते हैं, उत्तल वक्र भी कहते हैं और नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। इसमें याद रखिएगा कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो सीखने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में तो बढ़िया ग्रो करता है और अंत में जाके वो झुक जाता है, यानी कि उसका सीखना बंद हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो स्टार्टिंग में बढ़िया पढ़ रहा है लेकिन अंत में जाके क्या, अंत में नहीं मतलब वो स्टार्टिंग का कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई बुक ही पढ़ा रहे हैं उसको, तो स्टार्टिंग में उसको समझ आ रही है लेकिन अंत का जो चैप्टर आता है तो वहाँ पे उसको समझ में नहीं आती है बात। तो वहाँ पे वही है उनतोदर वक्र। यानी कि अगर आपने मतलब सीखना स्टार्टिंग में अच्छे से होता है लेकिन अंत में जाके कहीं ना कहीं उसका सीखना प्रभावित हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। ये समझ गए होंगे उनतोदर वक्र, इसका नाम याद रखिएगा। और हाँ, ये प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाएगा तो इसमें आपको क्या कभी कभी ये दिया गया है कि आपको ये चित्र, मतलब ये चित्र दर्शा दिया जाएगा और सीधे पूछ दिया जाएगा कि ये कौन से वक्र से संबंधित है। तो चित्र थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, डायग्राम जिसको कहते हैं, डायग्राम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। फिर है नतोदर वक्र, उसका ठीक उल्टा होता है। देखिए, इसको कनकेव कर्व कहते हैं। इस वक्र में व्यक्ति क्या करता है, अधिगम सीखता है। प्रारंभ में अधिगम थोड़ी मंद रहती है और बाद में व्यक्ति जितना समय और प्रयास करता है उतना ही अधिगम होता है। इस वक्र को वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। इस वक्र को वर्धनशील वक्र भी कहते हैं, सकारात्मक वक्र भी कहते हैं और अवतल वक्र भी कहते हैं। नतोदर वक्र को वर्धनशील वक्र कहते हैं, सकारात्मक वक्र कहते हैं, अवतल वक्र भी कहते हैं। इस वक्र की ये खासियत ही होती है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इसका जो ग्रो होता है थोड़ा सा मंद होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई दुकान खोला है, मान लीजिए आपने कोई दुकान खोला है, स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, है ना, दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आदमी मान लीजिए प्रयास अच्छे से कर रहा है ना, इसमें प्रयास करता है, यानी कि जितना आदमी प्रयास करता है उतना ग्रो करता है उसका, है ना, सीखना या दुकान ही जैसे कुछ भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए आप कोई कुछ सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मन नहीं लगते रहता है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आते रहता है, लेकिन फिर अगर मन लगा के उस पर समय दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं मेहनत काम आती है। तो वही है नतोदर वक्र, इसको इसलिए सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे नतोदर वक्र क्या होता है। अब चलते हैं मिश्रित वक्र, मिश्रित अधिगम वक्र, यही है ना, मिश्रित अधिगम वक्र। ये क्या होता है, मिक्सचर कर्व होता है, यानी कि उन तीनों जो भी तीनों आप लोगों ने पढ़ा उनका ये सब मतलब मिक्सचर कंबाइंड है, ये कंबाइंड है मिश्रित अधिगम वक्र। यानी कि ये जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यह वक्र नतोदर वक्र या उनतोदर वक्र का मिश्रित रूप है। इस वक्र में अधिगम कभी तीव्र कभी मंद पड़ते हैं, यानी कि कभी खुशी कभी गम वाला इसमें आ जाता है। इसको ये याद रखिएगा, ये एस प्रकार का वक्र इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एस प्रकार का वक्र कहते हैं। ठीक है, इसे सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं। इसका देखिए डिजाइन कैसा होता है, इसका सीढ़ीदार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बेचारे को क्या मिलती है, लाइफ है ना, हम लोगों का ह्यूमन जो लाइफ है, कभी खुशी कभी गम, यानी कि कभी दुख आते हैं कभी सुख आता है।
तो ये वाला विचारे के साथ होते रहता है, तो इसीलिए इसे मिश्रित अधिगम वक्र का नाम दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम इसको याद रखिएगा, डायग्राम की दे देगा आपको और पूछा जाएगा ये कौन से वक्र से संबंधित है। अब चलिए चलते हैं। ये अधिगम स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जिसको कहते हैं। कुछ ज़्यादा ही ठंडी होने लगी। अधिगम स्थानांतरण ये शब्द थोड़ा सा भारी लग रहा है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर जिसको कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, और स्थानांतरण मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। यानी कि जब सीखा हुआ कौशल किसी अन्य कार्य या सीखने में कार्य को प्रभावित करता है, काम है यहाँ पे, जब सीखा हुआ कौशल किसी अन्य कार्य या सीखने में काम को प्रभावित करता है तो वो क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण। सरल भाषा में ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप कार चलाना जानते हैं, है ना, अगर आपको बस का मौका मिले बस चलाने का, तो वो भी क्या, अगर आप ट्राई करिएगा तो वो ज़रूर सीख जाइएगा। यानी कि एक कौशल मान ली, क्योंकि वो भी 4 चक्के का होता है, वो भी 4 चक्के का होता है, तो उसमें क्या मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि इक्वल ही होंगी, तो क्या होगा, आप उसको जल्दी सीख पाइएगा। तो वही है कि अगर हम कुछ जानते हैं पहले से और कुछ नया करने को मिलता है, अगर उसी से मिलता जुलता, तो हम क्या करते हैं, उस बुद्धि को, पहले वाले बुद्धि को नए वाले बुद्धि में लगा देते हैं, तो वही हो जाता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, देखिए इसके भी प्रकार होते हैं। अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहला धनात्मक स्थानांतरण, यानी कि नाम से ही धनात्मक। देखिए, पूर्व ज्ञान अनुभव अथवा प्रशिक्षण का प्रयोग जब हम नए अधिगम को सीखने के प्रयोग में करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हमें पहले से पता है, अगर हमें नई चीज़ें करने को मिली तो वो हम करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, देखिए जैसे स्मार्टफोन चलाने वाला कंप्यूटर भी चलाने में सक्षम हो सकता है। पहले तो कंप्यूटर ही आया था, स्मार्टफोन तो बाद में आया था। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की जानकारी थोड़ी बहुत है, और मान लीजिए लैपटॉप आ गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की तरह ही तो लैपटॉप होता है, उसमें ज़्यादा ही फीचर्स होते हैं, तो उसको हम चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग सादा फ़ोन चलाते थे, जिसको नोकिया कहते हैं, नोकिया का सादा फ़ोन आता था ना, सिंपल फ़ोन, तो उसको हम अगर चला सकते हैं, तो धीरे धीरे जो भी स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन आई है, तो उसको भी हम चलाना सीख गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो पहले वाले ज्ञान का ही हम कहीं ना कहीं आगे ज्ञान मिलाकर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तभी वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे रोटी बनाने वाला पूड़ी भी बना सकता है, हिंदी का ज्ञान रखने वाला संस्कृत भी सीख सकता है, तो इसको ही धनात्मक हस्तांतरण कहते हैं। अब है ऋणात्मक हस्तांतरण मतलब वही कि कुछ नहीं सीख पाया होगा, यानी कि यदि सीखा हुआ ज्ञान कौशल प्रशिक्षण नए अधिगम में बाधक उत्पन्न करे। यानी कि अगर आपको मान लीजिए आप कंप्यूटर चलाना जानते थे, लेकिन जैसे ही आपके पास लैपटॉप आई तो क्या हो गया, आपका जो भी दिमाग में था कि हाँ कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, तो वो भी आप भूल गए, तो उसको क्या करते हैं, ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, 1 नंबर रहेगा। देखिए, जैसे प्रशिक्षित व्यक्ति को किसी कक्षा में परफॉर्मेंस सही से ना कर पाना। जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रेनिंग दी गई है कि हाँ आपको कक्षा में, क्लास में कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन आप जैसे ही क्लास में गए वहाँ पे भूल गए आप कि परफॉर्म कैसे भाई करना है, तो वही हो गया ऋणात्मक स्थानांतरण। अब है शून्य स्थानांतरण क्या होता है। देखिए, शून्य स्थानांतरण क्या होता है, जब सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान न बाधक हो न सहायक हो। यानी कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी ज्ञान हमारे काम ही नहीं कर रहा है, ना तो सीखने में काम कर रहा है, ना किसी और चीज़ में कर रहा है, तो वही हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। यानी कि किसी काम का ही नहीं हमारा वो ज्ञान, ना पहले का ना नए का।
ठीक है, तो उसको शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अब है क्षैतिज स्थानांतरण, ये क्या होता है? देखिए, यदि पूर्व ज्ञान, अर्जित ज्ञान या अनुभव प्रशिक्षण का उपयोग अधिगम के समान रूप में प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जो भी हमारा पहले का ज्ञान है या प्रशिक्षण लेके अगर हम आए हैं तो अगर अधिगम अगर हमें नया कुछ सिखाने को मिलता है या नया कुछ करने को मिलता है तो उसका प्रयोग हम करते हैं, सेम प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? क्षैतिज स्थानांतरण होगा। जैसे मान लीजिए गणित हम लोगों को आता है तो केमिस्ट्री फिजिक्स में भी तो गणित आता है, तो उसका प्रयोग अगर जैसे जोड़ घटाव वगैरह का प्रयोग अगर हम वहाँ पे करते हैं तो वो क्या होगा? यानी कि समान रूप से करना है। यानी कि जो भी चीज़ें आपको आती हैं उसी का इक्वल चीज़ अगर आप कहीं पे प्रयोग कर रहे हैं तो उसको क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए, अधिगम से रिलेटेड, अधिगम आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से तो 2 से 4 नंबर आपके पक्के हैं। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये कुछ सिद्धांत है अधिगम का, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये है एल थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल सिद्धांत, पढ़े होंगे, वो बिल्ली वाला जो प्रयोग करता है। देखिए, एल थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल सिद्धांत, जिसको प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात याद रखिएगा, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? ये हजारों बार प्रश्न आया है। हाँ, ये हजारों बार प्रश्न आया है, तो इसको दिमाग में रख ही लीजिएगा, बैठा लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, जैसे हो तैसे वो कर लीजिएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो ये तो सबसे पहले अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, वहीं के निवासी थे। ये पशु मनोवैज्ञानिक, प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से इनका ये नाम दर्ज है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे और प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो इनका ही नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। और ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कौन थे? पशु मनोवैज्ञानिक। कौन थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये पहले थे। कौन थे? एल थॉर्नडाइक। ठीक है, एल थॉर्नडाइक, याद रखिएगा इसको, क्योंकि सीटेट का एग्जाम इनके बिना, अधिगम के बिना, और उसमें भी वो एल थॉर्नडाइक के बिना तो अधूरा ही अधूरा है। थॉर्नडाइक से प्रश्न रहता है, प्रयास एवं भूल सिद्धांत रट के जाइए, देख के जाइए, समझ के जाइए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अधिगम के चैप्टर से प्रश्न ना आए सीटेट में संभव ही नहीं है, असंभव है। अगर मान लीजिए सीटेट के एग्जाम में अगर प्रश्न नहीं बनता है यहाँ से, तो वो सीटेट बेकार है, संभव ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं बनेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाए। थॉर्नडाइक सबसे पहले याद रखिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये पशु मनोवैज्ञानिक थे और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, ये याद रखिएगा, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे प्रथम, इसको याद रखिएगा। और इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखा, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का इन्होंने बुक लिखा है, इसीलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न भी आया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? एल थॉर्नडाइक को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इनकी जो पुस्तक का नाम है वह है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। क्या है? बुक का नाम भी कभी कभी पूछ दिया है, एक प्रश्न रह जाते हैं बुक से, किन्होंने लिखा है, नहीं लिखा है, तो ध्यान रख लीजिएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, ये याद रख लीजिएगा ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी, हाँ, और एनिमल इंटेलिजेंस नाम ही नहीं भी याद रहे, एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर नाम याद रहेगा तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक जो थे कौन थे? एल थॉर्नडाइक थे, तो लगा दीजिएगा एल थॉर्नडाइक। वैसे नाम याद रख सकते हो, उतना भारी भी नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखा है? तो ये लिखा है एल थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, और इस सिद्धांत को भूल एवं प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इन्होंने दिया है 1913 ईस्वी में। ठीक है, प्रयास एवं भूल या प्रयास एवं त्रुटि या भूल प्रयास का सिद्धांत, कोई भी नाम हो, प्रयास एवं त्रुटि के नाम से भी जाना जाता है और प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, और इन्होंने 1913 ईस्वी में दिया है, ये याद रखिएगा। देखिए, जिसका वर्णन इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया है, यानी कि इसी बुक में इन्होंने किया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस बुक में इन्होंने
इस सिद्धांत का वर्णन किया है और इन्होंने अधिगम के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। सबसे पहला नियम बताया है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ये इनके 3 महत्वपूर्ण नियम हैं। बाद बाकी ये नियम जो हैं आप नीचे देख रहे हैं वो भी नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है प्रश्न आते हैं यहाँ से, अभ्यास से, तत्परता से, प्रभाव से। हालांकि ये भी यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, ये जो है देखिए इसके एक सेकेंड देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया है अभ्यास, इन्होंने 2 मुख्य नियम दिए हैं, ठीक है। एक तो प्राथमिक नियम के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ठीक है, ये प्राथमिक नियम के अंतर्गत आता है। और ये प्राथमिक नियम यानी कि मुख्य नियम जो इनका है यही है अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम, और इनको गौण नियम के अंतर्गत रखा गया है। ये जो 5 देख रहे हैं आप लोग, यानी कि पहला जो है बहुप्रतिक्रिया का, दूसरा है मनोवृत्ति का, तीसरा है आंशिक का और आत्मीकरण का, और चौथा है साहचर्य क्रिया का। साहचर्य क्रिया है यहाँ पे। तो ये महत्वपूर्ण नियम है, उनका पहला नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये पूछ देगा आपको कि SR थ्योरी किन्होंने दी है, तो SR थ्योरी दी है एल थॉर्नडाइक ने दी है, ध्यान रखिएगा। इस मतलब प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को SR थ्योरी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के नाम से ये जाना जाता है। और इतना याद रखिएगा इन्होंने जो प्रयोग किया है बिल्ली पे प्रयोग किया है, ठीक है। और इस सिद्धांत के जो उपनाम है, मूल सिद्धांत तो इनका है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। मूल सिद्धांत क्या है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। ये देखिए आपका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है। लेकिन इसी सिद्धांत के कई नाम हैं जो आपसे प्रश्न में आ जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएंगी कि भाई हमने तो थॉर्नडाइक का नियम पढ़ के आया है, फिर यहाँ से प्रश्न ही नहीं दिया है। और प्रश्न आपको क्या करता है, घुमा के पूछ देता है, क्योंकि आप वही कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि नहीं, यानी कि आपने जो पढ़ा है तो ऊपर से ही पढ़ के आए हैं या उसका डीपली आपने रिवीजन किया है, डीपली स्टडी किया है, उस वही वो क्या करते रहता है, चेक करते रहता है। सीटेट वही करता ही है, क्योंकि आप पढ़े लिखे उतना तो उसको पता है, लेकिन आप कहाँ पढ़े हैं, मतलब डीपली आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, समझ आपको है कि नहीं है, उसी का वो चेक करते रहता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से पढ़िए। तो सिद्धांत, इस सिद्धांत जो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है उसके बहुत सारे उपनाम हैं। तो पहला उपनाम इनका है, देखिए पहला उपनाम है संबंधवाद का नियम। देखिए संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का प्रश्न में दे दिया जाएगा कि संबंधवाद का सिद्धांत संबंधित है, तो आपने तो पढ़ा ही नहीं है कि संबंधवाद का सिद्धांत किसको कहते हैं, कौन है, ये नहीं है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये संबंधवाद का सिद्धांत यानी कि ये जो सिद्धांत है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, इसको संबंधवाद सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, प्रयत्न भूल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं, संयोजनवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं, सिद्धांतवाद का सिद्धांत जानते हैं, और SR की थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये इसके मुख्य नाम हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। देखिए इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी की उत्तेजना बढ़ाई जाती है और उसके प्रति अनुक्रिया करता है तो वह उस कार्य को बार बार दोहराने की कोशिश करता है, वह कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें, ये पॉइंट आप समझ जाइएगा इसमें अगर ये प्रयोग पढ़िएगा तो। देखिए थॉर्नडाइक ने पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, यानी कि उसका प्रयोग है, वहाँ पे पढ़े थे ना ऊपर में हम लोग कि थॉर्नडाइक ने किसका प्रयोग किया, किस पे प्रयोग किया, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और क्या प्रयोग किया था, देखिए भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था, बंद कर दिया था, और पिंजरे के बाहर मछली रख दी थी। पिंजरे में एक लीवर या बटन लगा था जिससे पैर लगने पर खुलता था। बिल्ली जो थी भूखी होने के कारण मछली को देखकर छटपटाना शुरू की। वो पिंजरे में इधर उधर घूमती रही, छटपटाहट के कारण उसका पैर अचानक उस बटन या लीवर पर पड़ता है और वह भोजन प्राप्त करती है। इस सिद्धांत के आधार पर हम यह सीखते हैं कि प्रारंभ में गलतियां होती हैं, किंतु अभ्यास करने पर हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। आपने इसको पढ़ा होगा तो मतलब ये बीएड के किताब में इसको डिटेल से पढ़ने का मौका मिला होगा आप लोगों को अगर आप क्लास लिए हैं तो। देखिए इसका जो मतलब थॉर्नडाइक का जो बिल्ली है
वो क्या करता है, उसको क्या करता है, वो एक पिंजरे में रख देता है और पिंजरे में रख के क्या करता है, सॉरी थोड़ा सा पेंटिंग हमारा ख़राब है, इसमें क्या करता है, बिल्ली को रख देता है, यहाँ पे कैट हो गया, और उसको रखने के बाद वो क्या है, बिल्ली भूखी है, उसके सामने मछली रख दिया जाता है, और मछली को रखने के बाद क्या होता है, बिल्ली जो होती है छटपटाहट करने लगती है, छटपटाहट से क्या करने लगती है, वो कुदकने लगती है इधर उधर, और यहाँ पे एक नॉब लगा रहता है, यानी कि बटन लगी रहती है, जिसके कारण वो अचानक से यानी कि गलती से उस पर पैर दब जाता है बिल्ली का, और वो पिंजरा खुल जाता है, और पिंजरा जैसे खुलता है वो क्या करता है, वहाँ पे जाके खा लेता है मछली। वही प्रक्रिया वो क्या करता है, बार बार करते रहता है, बार बार करता है, यानी कि बार बार ये मतलब थॉर्नडाइक जो थे वो बार बार उससे करवा रहे थे। और अचानक एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली जब मतलब क्या करती है, बिल्ली खुद ब खुद वो मतलब गलती होती है, गलती से ही तो वो नोक पे पैर डालता है, और नोक पे पैर जैसे ही पड़ता है वो मछली पाता है। तो वो जो बार बार प्रक्रिया कर रहे थे थॉर्नडाइक इनके साथ, बिल्ली के साथ, तो वो क्या एक समझ में बिल्ली एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को समझ आ गया कि हाँ यहाँ पे नॉब लगी है, उसको हम पैर से दबाते हैं तो वो खुल जाता है। तो वो क्या करती है, बिल्ली एक समय ऐसा आया कि बिल्ली सीधे पैर पे दबाती है, सॉरी बटन दबाती है पैर से, और मछली को प्राप्त करती है। तो उस गलतियों से उसने क्या किया, सीखना चाहा, तो वो सीख गया। ठीक है, यानी कि बिल्ली अब क्या करती थी, खुद पैर से बटन दबाती थी और मछली को प्राप्त कर लेती थी। इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि यानी कि आदमी चाहे तो गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है। तो वो गलतियों से सीखा, यानी कि गलती करता रहा, मतलब सॉरी बिल्ली गलती करती रही, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हाँ इसको हम डायरेक्ट ऐसे दबाएंगे तो मछली पा सकते हैं। तो वही था प्रयोग। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ये देखिए प्राथमिक नियम के अंतर्गत जो हम बताए थे कि अभ्यास का नियम, जिसको मुख्य नियम के अंतर्गत भी रखा गया है प्राथमिक नियम को। तो सबसे पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। देखिए हम जितना अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे, हम जितना अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे। यानी कि बिल्ली ने अभ्यास किया ना, बिल्ली गलती की, अभ्यास की, तभी तो वो सीख गई। फिर है तत्परता, यानी कि देखिए इसको ऐसे भी समझिए, देखिए अभ्यास का नियम यानी कि अगर हम जो कुछ करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए हम जितना अभ्यास करते हैं, कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, कहते हैं ना। यानी कि जो कुछ भी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं वास्तविक रूप से, अगर हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हमारा वो सही दिशा में जा रहा है। अगर अभ्यास मान लीजिए, कहते हैं ना करत करत होत अभ्यास, यानी कि अभ्यास करने से ही क्या होता है, एक हमें सफलता हासिल हो जाती है। तो अभ्यास हमें करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सीटेट का सीटेट पाना चाहते हैं, सही में 100% क्वालिफाइड होना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अभी से अभ्यास करना। अभी से क्या, अभी तो आपका टाइम ख़त्म हो गया है, 4 से 5 दिनों में आपका डेट आ जाएगा एग्ज़ाम का, और फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जो भी 4 से 5 दिन बने हैं, बचे हुए हैं, इसका क्या करिए, आप अभ्यास में लगाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, और ये 4-5 दिन भूल जाइए ऐशो आराम क्या होता है नहीं होता है। आप मेहनत में लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार हर हाल में आपको क्वालिफाइड होना है तो होना है। ठीक है, होना है मतलब होना है। तो अभ्यास करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रयास करते रहिए। वही है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जितना अभ्यास करेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे। फिर है तत्परता, हम किसी भी कार्य के प्रति हमें तत्पर होना चाहिए, यानी कि एक्साइटमेंट होनी चाहिए अंदर से। जैसे सीटेट का ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा, या KVS PRT का एग्ज़ाम दीजिएगा, या KVS TGT या सुपर टेट के लिए आप मतलब देना चाहते हैं एग्ज़ाम, लेकिन तत्पर नहीं है अंदर से, चलो ठीक है एग्ज़ाम दे देंगे, अब पास होगा नहीं होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं। आपको 100% अंदर से तत्पर होनी चाहिए कि हाँ एग्ज़ाम हम देंगे, और उसमें क्वालिफाइड हमको होना है, अच्छे मार्क्स से होना है। तो वो तत्परता होगी। हम बार बार बोल रहे हैं कि जहाँ पे चाह होती है वहीं पे राह होती है, तो वैसा होना चाहिए। तत्परता अगर आप में है तो आप क्या करिएगा, जितना तत्पर रहिएगा उतनी सफलता आपको हासिल होगी किसी भी काम में, चाहे कोई भी काम हो। अभ्यास होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, और तीसरा होता है प्रभाव। तीसरा क्या होता है, प्रभाव होता है। तीसरा क्या होता है, प्रभाव। यानी कि कोई भी आपने अभ्यास कर लिया, अभ्यास से सीखे, तत्परता होनी चाहिए, अभ्यास तो होनी चाहिए, तत्परता भी होनी चाहिए, लास्ट में है प्रभाव। देखिए सीखना पे सकारात्मक संतोषजनक है, सीखना सकारात्मक संतोषजनक है, तो अधिगम में
मन लागत सीखना, एक गलत हो गया क्या, सीखना सकारात्मक एवं संतोषजनक होता है तो क्या होता है, अधिगम में मन लगते रहता है, लगता है। पुरस्कार दंड भी उसमें शामिल होता है, यानी कि प्रभाव। देखिए कहीं ना कहीं सीखने पे क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रभाव काम करता है। ये मान लीजिए जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, जैसे सीटेट का ही एग्जाम्पल लीजिए, सीटेट का एग्ज़ाम आप देंगे तो सीटेट के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं, तत्परता भी है आप में और आप अच्छे से उसमें 100% दे रहे हैं, तो उस एक समय ऐसा आएगा जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और आपका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होंगे। अगर सही रिजल्ट आया, क्वालिफाइड वाला रिजल्ट आया तो आप क्या होगा, आपका सकारात्मक वो पुरस्कार मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, सकारात्मकता आएगी, यानी कि हाँ हमने मेहनत किया, हमने अभ्यास किया, तत्परता लाई और उसका एक रिजल्ट भी आ गया कि हम क्वालिफाइड हो गए। लेकिन वही आप में अगर अभ्यास नहीं रहेगा सही से या तत्परता सही से नहीं रहेगी तो लास्ट में क्या होगा, आपका जो परिणाम आएगा, आप प्रभाव का परिणाम भी नाम है, तो जो परिणाम आएगा वो क्या होगा, निगेटिव आएगी, यानी कि नहीं हो पाइएगा आप सफल, तो वही दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए कहता है कि अगर मतलब सीखने में अगर संतोषजनक पुरस्कार मिलता है, पुनर्बलन मिलता है तो वो क्या होता है, अधिगम में मन लगने लगता है ना। तो वही होना चाहिए सीखने में। अब देखिए गौण नियम भी पूछता है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है गौण नियम, सीटेट में नहीं पूछता है, ना के बराबर पूछता है। ये सुपरटेट KVS के लिए ज़रूरी है, वैसे देख लीजिएगा। ऐसे हम देखिए गौण नियम में बहु प्रतिक्रिया का नियम, इसके अंतर्गत हम नया कार्य करते समय बहुत सारी प्रतिक्रिया सीखते हैं और अंत में सही विधि प्राप्त हो जाती है। आंशिक क्रिया का नाम, ये नाम ये याद कर लीजिएगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा बस, और कुछ नहीं है, इसका नाम देख लीजिएगा। देखिए कक्षा में उपयोगिता, यानी कि जो अभ्यास का नियम हम लोगों ने पढ़ा, अभ्यास का नियम नहीं, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से कक्षा में आप किस हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों को वर्ग में बार बार प्रयास एवं अभ्यास करने के लिए कह सकते हैं, और बच्चे से जितना अभ्यास कराइएगा आप तो वो क्या होगा, बच्चा का वो सही, मतलब बच्चे सही करना सीख जाएंगे। अगर गलती करेंगे तो भी सीखेंगे, है ना। यहाँ पे त्रुटि एवं समय ना के बराबर, यानी कि अगर अभ्यास करता है बच्चा तो वो कभी कभी क्या करता है, ऐसा समय आ जाता है कि वो गलतियाँ ना के बराबर करने लगता है। यह मंदबुद्धि बालकों के लिए यह जो अधिगम का नियम है, सिद्धांत है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप मंदबुद्धि बालकों के लिए अगर क्या करते हैं, बार बार उससे प्रयास करवाते हैं, बार बार सिखाते हैं, वही चीज़ें बार बार दोहराते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चा भी वो सीखने लगता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अधिगम की सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जैसे क्या कहते हैं, कोहलर, पैवलव और स्किनर। तो इस अगले वीडियो में इसको वो टॉपिक पे चर्चा हो जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। चलिए सीटेट के लिहाज से जो भी हमें महत्वपूर्ण लग रहा है कम समय में वो हम करवा दे रहे हैं। बाद बाकी पढ़िएगा तो आप ही, हम आपके दिमाग में तो डाल नहीं सकते हैं, आप ही लोगों को पढ़ना है। मेहनत कर लीजिए, कुछ दिन बचे हैं, आप आई होप आप लोगों का हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।